हाँ जी। सो हेलो एवरीवन। सो जिसका आप लोग वेट कर रहे थे, आईएससी 12 कॉमर्स गेस्ट पेपर, ये आप लोगों के सामने आ चुका है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कि ये गेस्ट पेपर को मैंने बनाया है दो बेसिस को यूज करके। मैंने आईएससी के जो इस बार के स्पेसिमेन पेपर है उसके मेन क्वेश्चंस को पकड़ा है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के। नंबर वन, मैंने कुछ कॉम्पिटेंसी से क्वेश्चंस को कॉपी करके पेस्ट किया यहां पर, क्योंकि मुझे वो लगता है। और तीसरा, मैंने ऐसे टॉपिक्स को डाला है जिनका चांसेस ऑफ ऑकरेंस बहुत हाई है। सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि इस गेस्ट पेपर से आपके हिसाब से कितने क्वेश्चंस या कितने मार्क्स कवर हो जाने चाहिए। देखो बाबू, ऐसा है कि मेन बोर्ड्स का पेपर तो मेरे हाथ में आया नहीं है कभी तो मैं आपको बता सकूं, पर हाँ, मेरा एक्सपीरियंस मुझको बोलता है कि 80 में से इजीली आपका 40-45 मार्क्स का सेम टॉपिक सेम कॉन्सेप्ट कवर हो जाना चाहिए आराम से। उससे ज्यादा ही होना चाहिए, पर मैं सेफर साइड में रहने के लिए ये बात बता रहा हूं। आप लोग इस गेस्ट पेपर को सुन लीजिए। लॉन्ग आंसर्स में मैं बस क्या कवर करने वाला हूं, मैं लॉन्ग आंसर में की पॉइंट्स बता दूंगा, उसको इलेबोरेट आप लोग आराम से ऑब्वियसली कर सकते हो। आपके पास नोट्स और बुक्स दोनों अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया कि मैंने गेस्ट पेपर कहां से बनाया है, ये कोई सस्पेंस नहीं है। सर, एक और बात बता दो कि सर ये गेस्ट पेपर हमें कहां मिलेगा। इस सेशन के खत्म होते ही दोस्तों, मैं गेस्ट पेपर को केडिया क्लासेस के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप में एक गेस्ट पेपर करके फोल्डर बनाया हुआ है फ्री स्टडी मटेरियल में, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हो। सर, एक और क्वेश्चन, आप जैसे सर एग्जाम मॉर्निंग को लास्ट मिनट सेशन लेते हो जिसमें पूरा सिलेबस आप कवर करवाते हो, क्या इस बार भी वो होगा? डेफिनेटली एग्जाम के मॉर्निंग में अराउंड 9 या 9:30 में वापस लाइव आऊंगा एंड वो डिस्कस करूंगा। तो आई होप मैंने सारे डिस्कशन कर दिए। अब चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं पेपर। चलिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बेहद इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एज अ टॉपिक, शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स या फिर एमसीक्यू में आना ही आना है, मतलब देना चाहिए उनको, इतना खासा पॉइंट है। खैर, स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज द रेशियो ऑफ इक्विटी टू डेट। व्हेन विल द कंपनी ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी? बाबू, थिन इक्विटी का मतलब है कंपनी डेट पर ज्यादा रिलाई कर रहा है। ये वाला मैंने कॉम्पिटेंसी वाले पेपर से क्वेश्चन को उठाया था। तो व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ डेट इज हाई, तब इक्विटी थिन होता है। अगर थिक इक्विटी होता तो मतलब प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इज हाई। बराबर है ना? इस पे शॉर्ट नोट्स भी बन सकता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, है ना। और अगर किसी ने अभी तक, मैंने पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवा रखा है, पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कवर करवा रखा है कॉमर्स का, किसी ने नहीं देखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हूं, उसका सेशन लाइव लिया था, वो भी एक बार जाके देख लेना, बहुत काम आएगा। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एमसीक्यू है, the Supreme Court clarified that its firecracker restrictions are applicable not only to Delhi NCR but to all states। मतलब जो ये फायर क्रैकर का रेस्ट्रिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने ना सारे स्टेट्स के लिए लगा रखा है। इट डायरेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स टू कंट्रोल एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, addressing petition seeking a nationwide ban on sale and use of firecrackers। The court emphasized the importance of raising awareness and noted its previous orders must be implemented। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आया है, उसके इर्द गिर्द बातचीत चल रहा है। अब देखते हैं क्या चल रहा है। हाउ डज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अफेक्ट द बिजनेसेस? अब यहां पर देखते हैं क्या होता है, बिजनेसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। आओ एक एक करके हम लोग एनालाइज करते हैं। सबसे पहले, चेंज इन प्रेफरेंस ऑफ पीपल अफेक्टिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब शायद वो लोग फायर क्रैकर्स पे स्पेंड ना करें, शायद वो लोग मिठाई ज्यादा खरीदे अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बैन लगने वाला है। तो ये बात तो बिल्कुल होने वाला है, ये बिल्कुल होने वाला है। पॉलिटिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द बिजनेस, गलत। यहां पे पॉलिटिकल चेंज का क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, एक ऑर्डर दिया है जिसको लोगों को फॉलो करना है, जिससे कुछ बिजनेसेस ठप होंगे। इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का तो ऐसा कोई बात मुझे नजर नहीं आया। जुडिशियल डिसीजंस इंपैक्ट बिजनेस, हाँ, जुडिशियल मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया ना। सर सही है। सोशल कंसर्न्स चेंज द माइंडसेट ऑफ कंज्यूमर, डेफिनेटली सोशल कंसर्न है ना, सोसाइटी को लेके कंसर्न है ना, पोल्यूशन को लेके कंसर्न है ना, तो बिल्कुल सही है। तो पी आर एस तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग? मतलब ई बैंकिंग के बारे में खराब पॉइंट क्या है?
पहला बात, इट गिव्स अ 24/7 एक्सेस। ये तो एडवांटेज है सर, डिसएडवांटेज का आएगा। मॉनिटरिंग ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इनकलकेट डिसिप्लिन। हाँ, जब आपको लगातार बैलेंस मिलेगा कि इतना आपका बैलेंस हो गया, आपने ये खर्च किया इस वजह से, तो नेचुरली आपके अंदर एक डिसिप्लिन सा आएगा। इट रिड्यूसेस द लोड ऑन द ब्रांच ऑफ द बैंक। हाँ बिल्कुल, आप लोग देखो पहले बैंकों में भीड़ रहता था, अब लोग क्योंकि ऑनलाइन अपना ट्रांजैक्शन स्टेटस देख सकते हैं, इस वजह से उन्हें बैंक में लाइन नहीं लगाना पड़ता। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ बैंक एंड कस्टमर। हाँ, आप देखो आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स जो शायद इतने अगर एडुकेटेड ना हो, अगर एडुकेटेड नहीं है तो उनको बड़ा डिफिकल्ट होता है ई बैंकिंग अडेप्ट करना। ट्रस्ट फैक्टर बहुत खतरनाक हो जाता है। मैं वो क्या बोलूं, मैं तो सच सच बताता हूं, आज के डेट पर मैं भी जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूं, करना ही पड़ता है, इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता हूं, तो मुझे भी डर लगता है कि भैया मैंने सारे इंफॉर्मेशन सही डाले हैं और सही रिसीवर का नाम डाला है ना सर। तो ये इट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी। बिल्कुल सर, सही जवाब है, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्रिया ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड प्लान्स टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन सर्विसेज इन इंडिया। याद रखना, मुझे अभी बात करते करते याद आया, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस, सोशल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, लीगल डायमेंशंस, आप लोगों ने पढ़ के जाना है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा वहां पे केस स्टडी के रूप में। मत बोलना सर आप नहीं बताए थे। और फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें डायनामिज्म वाला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। खैर, Kriya Automobiles Limited plans to increase its production services in India. Hence, they want to analyze the economic environment of the business. आ गया economic environment से question. अब आप लोग को question पूछ रहा है, which one of the following factors should the company focus on? Economic environment में क्या आता है? Country का employment levels, national income, inflation status, interest rates in the country. Yes or no? Yes sir. तो देखो, increase in disposable income ये economic environment का हिस्सा है। फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर यूज ऑफ ऑटोमेशन ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। मॉडिफिकेशन इन फॉरेन पॉलिसी ये गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर आता है, राइट। लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन। एज कंपोजिशन ये सोशल या डेमोग्राफिक डायमेंशन है। तो नेचुरली इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड यही है केवल। सर बात समझ में आ गया है। हम अब एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट given below carefully and identify the principle of management as given by Henry Fayol that is being violated. Principle of management, DAD UC USSR OIC, इसका फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को लिखा रखा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, याद करिएगा, रिवाइज करवा रखा है वहां पे। खैर, ये एक सेल्स मैनेजर है, आप लोग देखते चलो यहां पर, ये एक सेल्स मैनेजर है और इसके अंदर 2 एम्प्लॉइज है। अच्छा, अब इसमें ना दो मैनेजर्स हैं और काफी बार ऐसा हो रहा है सेम एम्प्लॉय, जैसे रजीना का जो है 2 बेसिकली टॉप मैनेजमेंट है। तो ये तो भाई यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, एक जूनियर का एक ही सीनियर होना बनता है। एक सीनियर के मल्टीपल जूनियर हो सकते हैं पर एक जूनियर का मल्टीपल सीनियर्स नहीं होना चाहिए। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉम्पिटेंसी वाली क्लास में बताया था। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है, लॉयल्टी शिफ्ट होता है। तो इसमें यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो वायलेट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। चूज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द बिलो डायग्राम। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमने बताया कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज इनहेरेंट टू ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, मैंने ये बताने का कोशिश किया है। आइए देखते हैं, है ना। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नहीं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बात दोनों सही है, पर यहां पे जो हम लोग दिखाना चाह रहे हैं वो है कि कोऑर्डिनेशन इज इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल सही जवाब सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या चल रहा है और क्या पूछना चाह रहा है हमसे। स्टडी द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड्स एंड फिल इन द फोर्थ वर्ड। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट गोल्ड में डील करता है। कमोडिटी मार्केट किस में डील करता है, गोल्ड में डील करता है, हाँ या ना। या गोल्ड आता है कमोडिटी मार्केट के अंदर। तो दोस्त उसी तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से ये बताओ कैपिटल मार्केट के अंदर कौन आता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आता है, स्टॉक एक्सचेंज आता है, प्राइमरी मार्केट आता है, सेकेंडरी मार्केट आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आता है, स्टॉक एक्सचेंज आता है। यस सर, बात तो सही है सर। आगे बढ़ते हैं सर। एडवर्टाइजर एडवर्टाइजिंग करता है, तो पब्लिसिटी कौन करता है, पब्लिसिटी हमेशा मीडिया करता है, पब्लिसिटी हमेशा मीडिया करता है।
यस सर। और एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी के बीच में भी डिफरेंसेस बच्चे पूछते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज पेड, पब्लिसिटी इज अनपेड। एडवर्टाइजिंग इज मोस्ट ट्रस्टवर्दी, लेसर ट्रस्टवर्दी, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट में हर आदमी अपना तारीफ ही करेगा। पब्लिसिटी इज नॉट ट्रस्ट, पब्लिसिटी इज मोर ट्रस्टवर्दी, एडवर्टाइजमेंट इज लेस ट्रस्टवर्दी, क्योंकि पब्लिसिटी अनपेड है तो ट्रस्ट ज्यादा कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट में एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है कि कौन पैसे दे रहा है एडवर्टाइजिंग के लिए, आपको पता रहता है। पब्लिसिटी में कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं होता। तो ज्यादा वर्सटाइल कौन है? पब्लिसिटी। एडवर्टाइजमेंट लेस वर्सटाइल है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, सुनते चलिएगा बात को। अ कंपनी कैन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ बाय एनालाइजिंग इट्स एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। एनवायरनमेंट एनालाइज करके अपना स्ट्रेंथ को एग्जामिन कर सकता है। Planning helps in identifying deviations and taking corrective actions. I am sorry, it is not planning, it is कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग करता है, प्लानिंग स्टैंडर्ड सेट करने में हेल्प करता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का रिश्ता आएगा ही आएगा एग्जाम में, मतलब पूरा पूरा चांसेस है आने का। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का रिश्ता मैंने बताया था कॉम्पिटेंसी में, फिर रिपीट करता हूं। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। Planning sets the standards, controlling follows those set standards. Planning is decision oriented mental process, controlling is action oriented. सर बहुत बढ़िया बता रहे हो, आगे बढ़ते हैं। Internal factors are considered controllable because the enterprise has control over these factors. देखो अभी यहां पर जो मैं बात है इसमें मैं डिनाई नहीं कर पा रहा, हाँ क्यों? इंटरनल फैक्टर्स कंट्रोलेबल होते हैं काफी हद तक, एकदम सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इंटरनल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड कंट्रोलेबल बिकॉज द एंटरप्राइज हैज कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर, ठीक है एकदम। एन एंटरप्राइज मे नॉट समटाइम्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल द इंटरनल फैक्टर्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों बात सही है पर एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट नहीं है, सही है ना सर? वाओ। विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया इन्होंने। विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द फॉलोइंग चार्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना? यहां पर देख, विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टिंग का एलिमेंट पूछा है। डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या आता है? मोटिवेशन आता है, लीडरशिप आता है, सुपरविजन आता है। देखते हैं अब इसमें क्या है। विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द फॉलोइंग चार्ट। शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट 7 से 3 का, सेकेंड शिफ्ट ये 11 से ये, 7 शिफ्ट 2 डेज ऑफ, 7 शिफ्ट 2 डे ऑफ, 7 थर्ड शिफ्ट 3 डेज ऑफ। तो ये सब चीज फॉलो हो रहा है, ये तो मोटिवेशन के अंदर नहीं आ सकता, लीडरशिप के अंदर नहीं आ सकता, ये सब किसके अंदर आ सकता है? सुपरविजन के अंदर आता है। ये सब फॉलो हो रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए आप लोगों को एक सुपरवाइजर का दरकार है। किसका दरकार है बोलो ना? सुपरवाइजर का दरकार है सर। तो सुपरविजन, सुपरविजन होगा ना यहां पर आंसर, सुपरविजन का दरकार है। अगर मोटिवेशन होता, अगर मोटिवेशन होता तो फिर वो कुछ दिख रहा होता वैसा फोटो जिसमें मोटिवेट करने का कोशिश किया जा रहा है, यहां ऐसा तो मेरे को कोई इंप्रेशन नहीं दिखा। क्वेश्चन 11, आराध्या bought a tricycle online but upon delivery found that its dimensions were not as big as she had expected, ठीक है। When attempting to return it she realized that the item was non returnable। तो उसने कौन सा कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी वायलेट किया? उसको फुल इंफॉर्मेशन नहीं था। आपको पहले ही प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन पूछ लेना चाहिए था, आपने फुल इंफॉर्मेशन को नहीं एक्वायर किया, ये आपने ओवरलुक कर दिया। बिल लेना, बिल तो उसने लिया होगा, तो इंफॉर्मेशन लेना प्रोडक्ट के बारे में वो आपने नहीं किया। फ्रेटा टेक लिमिटेड has expanded and opened multiple branches. To cope with the situation, CEO starts transferring some of his authority to the GM. To cope with situation, ठीक है, the GM feels overburdened, GM को प्रेशर लग रहा है, and with the approval of CEO disperses a part of his authority to different levels of management. Which concept of management has made Freta Limited a decentralized organization? Delegation of authority. यहां पर क्लियर वर्ड लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ हिज अथॉरिटी, अप्रूवल डिस्पर्सेस अ पार्ट ऑफ हिज अथॉरिटी। तो दोस्तों डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे क्वेश्चन आ गया। इसमें आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी एक बार पढ़ लेना चाहिए, मुझे याद आया। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मोहन,
द मैनेजर ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी लैक्स विथ हिज एम्प्लॉइज एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है ना. He does not give them parameters or rules for reporting to work and deadlines for completion of assignment. तो मतलब एम्प्लॉय को पूरा इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं मिल रहा है. He does not give them parameters or rules, कुछ नहीं बताया जाता. Which principle is not being followed? Of Henry Fayol 14 प्रिंसिपल में डिविजन ऑफ वर्क, वर्क तो डिवाइडेड है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट यहां पर जो दिख रहा है डिसिप्लिन, देयर इज लैक ऑफ डिसिप्लिन. किसी को पता नहीं है कि क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज का कमी दिख रहा है. क्लियर कट केस है, डिसिप्लिन का लैक दिख रहा है. क्योंकि लोगों में काम बांटा हुआ है तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी है. एक ही मैनेजर है तो यूनिटी ऑफ कमांड भी है, सब एक ही गोल की तरफ काम कर रहा है तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी है, पर डिसिप्लिन नहीं है, किसी को पता ही नहीं है उसको क्या करना है. ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग देखो, असर्शन और रीजन वाला, एंड देखते हैं कि क्या चक्कर चल रहा है यहां पर, है ना. यहां पर देखो क्या चक्कर चल रहा है, सबको यहां पर ध्यान से सुनना. बोलो सर क्या. कंज्यूमर्स मस्ट ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स, ठीक है, ये बात सही है. कंज्यूमर मस्ट ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ दिस क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क, ये कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे हम लोग पढ़े हैं फूड सेफ्टी के लिए FSSAI मार्क देख लो, हॉलमार्क देख लो जब ज्वेलरी आइटम परचेज करते हो, यस और नो. Quality certification mark acts as a proof of purchase while filing a case in the court. एकदम गलत. क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क तो प्रूफ ऑफ क्वालिटी है, प्रूफ ऑफ परचेज बिल होता है जो आप कलेक्ट करते हो. तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. अरे क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क किस चीज का सबूत है? कि आपने एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान लिया है. बिल इस बात का प्रूफ है कि आपने परचेज किया है. सर समझ में आता है हमें. सर विद दैट बीइंग सेड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन, है ना. याद रखिएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन सब का इंपॉर्टेंस आप लोग पढ़ के जाओ. एक का इंपॉर्टेंस या फंक्शंस तो वो लोग देगा ही देगा, भागेगा कहां सर. चलो आओ बात करते हैं. इलस्ट्रेट एनी 4 ways by which comprehensive planning contributes to goal alignment within different levels of a business organization. Illustrate any 4 ways by which planning contributes to goal alignment. अब देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड भाषा दिया, रियल लाइफ में प्लानिंग का फंक्शंस पूछ रहा आपसे. अब बच्चा कहां फंस जाता है कि सर इसमें लिखना क्या था. तो सबसे पहले आप लिख सकते हो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग. डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है ना ऑर्गेनाइजेशन को, स्टैंडर्ड सेट करके देता है. यस सर. रिस्क रिड्यूस करता है, एनकरेजेस इनोवेशन, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. सिंपल भाषा में आपको फंक्शन स्लैश इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग लिखना है. वो सब आपके पास किताब है, उसमें से दिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आउटलाइन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन दैट इनहैंस ओवरऑल रेजिलियंस. सिंपल में डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे पूछ रहे हैं. अब भैया डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे पहला फायदा है क्विक डिसीजन मेकिंग. क्यों? क्योंकि अब एक ही आदमी सारा डिसीजन नहीं ले रहा है, हर आदमी को बोला गया तुम इससे रिलेटेड डिसीजन ले. तो क्विक डिसीजन मेकिंग. मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मोटिवेशन ऑफ इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई काम गलत होता है तो आपको पता है कि किसके कारण गलत हुआ है, किस डिपार्टमेंट की वजह से गलत हुआ है. और टॉप मैनेजमेंट कैन फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज, जब आपने बाकी काम बांट दिया हो. बेटर गोल अचीवमेंट. अब इनके बारे में आपको इलेबोरेट करना रहेगा सभी को, है ना. देखो अगर आपने पॉइंट सही लिखा है, इलेबोरेशन में 1-2 अपना लैंग्वेज भी डाल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो लॉजिकल बात कर रहे हो आप. पॉइंट गलत है तो फिर कोई बचा नहीं सकेगा आपको. एल्यूसिडेट एनी 4 फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कैपिटल को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, या आप ज्यादा डेट लो या इक्विटी लो, कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है. तीनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है, बेहद इंपॉर्टेंट है. क्या बोला? 3 डाला, एक हूं पर इसमें 3 बातें बनती हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. हालांकि मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर डाल रखा है गेस्ट पेपर में, पर फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल भी अभी बात में निपटा डालूंगा आपके साथ, है ना, बात कर करके. सुनो भी. दो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द
कैपिटल स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर ना, सबसे पहले आप लोग बात को समझो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ डेट है और कितना प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी है, दैट इज व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला बात है, अब अलग अलग पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट मैं लिख सकता हूं, रेगुलरिटी ऑफ कैश फ्लो। जिस ऑर्गेनाइजेशन में कैश फ्लोज रेगुलर होंगे वो लोग डेट भी रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग रेगुलर इंटरेस्ट पे कर पाएंगे। पर जिस ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो रेगुलर नहीं है उसको इक्विटी पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। बराबर बात है। ये हो गया नंबर वन, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो या रेगुलरिटी ऑफ कैश फ्लो। इंडस्ट्री नॉर्म्स, आपके कॉम्पिटिटिव फर्म्स ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, क्या मेथड यूज करते हैं। मार्केट कंडीशन, मार्केट में डेट इजीली उठा पा रहे हो क्या, कि मार्केट में इक्विटी इजीली उठा पा रहे हो। कंपनीज एज, देखो जो नई कंपनी है ना वो बहुत कम चांसेस होता है इक्विटी इशू करके पैसे उठा पाए मार्केट से, उसको डेट पे ज्यादा रिलाई करना पड़ जाता है। पुरानी कंपनीज कॉस्ट इफेक्टिव वे में इक्विटी और डेट दोनों रेस कर सकते हैं। तो कंपनी किस साइकिल पे है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डेट ज्यादा महंगा पड़ रहा है कि इक्विटी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। तो ये चार क्या मैंने पांच बता दिया। अब अगर एग्जाम में आ जाता फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, तब मैं बोलता देखो फिक्स्ड और वर्किंग का मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तो मैंने स्टूडेंट्स को सीक्रेट दिया था क्या, कि दोनों सेम पॉइंट्स लिख देना। साइज ऑफ बिजनेस, जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा, फिक्स कैपिटल हो चाहे वर्किंग कैपिटल उतना ज्यादा लगेगा। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो आपको फिक्स कैपिटल पे ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, पर अगर आपका सर्विस सेक्टर बेस्ड बिजनेस है तो आपको फिक्स कैपिटल पे ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। क्वांटिटी ऑफ स्टॉक मेंटेन्ड, जिस बिजनेस को ज्यादा स्टॉक मेंटेन करने का दरकार है उसको अकॉर्डिंगली कैपिटल भी ज्यादा मेंटेन करना होगा। सीजन, वर्किंग कैपिटल में मैंने आपको बताया था, अगर आपके प्रोडक्ट का सीजन चल रहा है, मान लो कि अभी बारिश होने वाला है तो अम्ब्रेला का स्टॉक आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। हाँ सर बात समझ में आया। तो ये तीन बातें में से एक क्वेश्चन आने वाला है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल या फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। मैं आपकी जगह होता मैं 5 पॉइंट्स अच्छे से पढ़ के रखता, मैंने रेगुलर क्लास में लिखा रखा है, पढ़ाया नहीं है लिखा रखा है, पढ़ाया तो है ही लिखा रखा है। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैकग्राउंड टेक सॉल्यूशंस, a rapidly growing startup company face the challenges of attracting and retaining top talent in a competitive market। ठीक है, ये लोग टॉप टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। To address this, the company decided to implement a shares program aimed at rewarding key employees and directors। हाँ, नेम द एक्सप्लेन द टाइप ऑफ शेयर्स, तो जो डायरेक्टर्स को आप शेयर्स इशू करते हो उसको बोलते हैं दोस्तों स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसमें दो तरीके के शेयर्स पे क्वेश्चन आने का बहुत बड़ा चांस है, तीन एक्चुअली, बोनस इशू, राइट इशू और स्वेट इशू, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू, और एक ईसॉप। चारों समझाता हूं, मौका मिला रिवाइज कराने का तो कराता हूं। देखो बाबू, बोनस इशू को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये कंपनी तब करती है जब कंपनी को कैश फ्लो मेंटेन करना है, कैश नहीं बांटना है, पर एट द सेम टाइम शेयर होल्डर्स को खुश करना है, तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स दे देती है। इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोनस इशू इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। ऑप्शन मतलब आंसर नंबर वन, एक्सप्लेनेशन नंबर वन। नंबर टू, राइट इशू। राइट इशू को राइट ऑफ प्रीएम्पशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कंपनी कोई भी मार्केट में नया शेयर इशू करने से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है, मौका मिला है तो बता रहा हूं। तीसरा, ईसॉप, कंपनी के जो इंप्लॉइज होती है ना, कंपनी काफी बार ऐसा होता है कि मान लो सैलरी उतना ना दे रही हो, पर कंपनी को इंप्लॉइज को रिटेन करना है, तो कंपनी उनको ईसॉप देती है। आप लोग शार्क टैंक देखते हो, तो शार्क्स में जब काफी इन्वेस्टर्स आते हैं तो शार्क्स को बोलते हैं कि इतना का हमारा ईसॉप पूल है। इतना का हमारा ईसॉप पूल का मतलब है बाबू कि इतना जो है वो लोग अपने एग्जिस्टिंग इंप्लॉइज को दे रखे हैं। ईसॉप किस लिए होता है, कि हम लोगों को इंप्लॉइज मान लो 3 साल तक रिटेन करने हैं। मान लो मैंने ना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया केडिया क्लासेस। केडिया क्लासेस मान लीजिए हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो कलकत्ता में है, और अब हम लोग ऑनलाइन ग्रो करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि हमारे साथ कुछ टीचर्स जुड़े। अब शुरुआत में मैं वो टीचर्स जितना डिजर्व करते हैं मान लो उतना सैलरी नहीं दे पा रहा, पर उनको पता है कि केडिया क्लासेस बहुत बड़ा बनने वाला है लास्ट अगले 3 साल में।
तो मैं उनको क्या करता हूं, ईसॉप ऑप्शन देता हूं, जिसमें मैं क्या बोलता हूं कि 3 साल बाद केडिया क्लासेस के शेयर्स का जो भी कीमत हो, आप इसको कम रुपए में खरीद सकते हो। अब इससे क्या होगा, अगर उनको भी प्रॉमिसिंग लगता है तो वो लोग रहेंगे हमारे साथ 3 साल। एज ए कंपनी मेरा क्या फायदा हुआ, एज ए कंपनी मेरा ये फायदा हुआ कि मेरे पास ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ गए जो मेरे साथ लॉयल रहेंगे, और जो नहीं रहेंगे वो निकले। उनका क्या फायदा हुआ कि वो लोगों को 3 साल बाद इतना अमाउंट मिल जाएगा जो उन लोग सैलरी से कभी कमा ही नहीं पाते। फ्लिपकार्ट में ऐसा हुआ था, फ्लिपकार्ट ने 50 या 100 इंप्लॉइज को कुछ 1-1% शेयर्स ऑफर किया था, क्योंकि तब उनके पास सैलरीज नहीं थी फ्लिपकार्ट में। और मैं आपको बता दूं, वो इंप्लॉइज फ्री में काम किए थे, और जब फ्लिपकार्ट का खत्म होने का बारी आया, खत्म होने का मतलब जब फ्लिपकार्ट फेमस हुआ, हर एक इंप्लॉई लगभग 150-200 करोड़ रुपया बनाया। 150 करोड़ रुपया वो 3 साल काम करके बना पाता क्या कहीं पे भी? रिस्क दोनों की तरफ से है, पर फायदा भी दोनों की तरफ से है। ईसॉप, ईसॉप में तुरंत शेयर आपको नहीं मिला। आप अगर 3 साल काम कर लिए तो 3 साल बाद एज एन एम्प्लॉय आपको सस्ते में शेयर मिल जाएगा या फ्री में शेयर मिल जाएगा, उसको ईसॉप बोलते हैं। पर बाबू ईसॉप ना इंप्लॉइज के लिए होता है, पर जो टॉप मैनेजमेंट होता है, जो अपना स्किल्स, अपना टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज बिजनेस में लाते हैं, उनको हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम लोगों को टॉप डायरेक्टर्स मिलते हैं कंपनी के अंदर उनके टेक्निकल नो हाउ के लिए। इसमें क्योंकि टॉप टैलेंट बोला गया था, अगर इसमें ये क्वेश्चन को उन्होंने अगर ट्विस्ट किया होता और बोला होता कि इंप्लॉइज को रिटेन करना चाहते हैं, तो मेरा आंसर ईसॉप होता। पर इन्होंने टॉप टैलेंट और उनका की इंप्लॉइज एंड डायरेक्टर्स का इन्होंने लैंग्वेज यूज कर दिया, इसलिए मैंने ईसॉप नहीं स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको बताया। देखो मैंने दोनों वर्जन बता दिया क्वेश्चन का आपको। क्या बात है सर, बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़ता हूं। एक्स लिमिटेड, अ नॉन बैंकिंग कंपनी, accepted deposits of money from the public for buying raw materials। एक बार फिर पढ़ूं क्या क्वेश्चन को। एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक नॉन बैंकिंग कंपनी है जिसने रॉ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक एक्सेप्ट किया फॉर बाइंग रॉ मटेरियल्स। नेम द शॉर्ट टर्म फाइनेंस अवेल्ड बाय एक्स, स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस। इसको दोस्तों पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। ये मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से निकाला है। पब्लिक डिपॉजिट्स इसको बोलते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स के एडवांटेज है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप बोरो कर सकते हो फंड्स को, लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज क्राउड ऑफ पब्लिक तक आप पहुंच सकते हो अपने फंड्स को रेज करने के लिए। एट द सेम टाइम कंपनी के एसेट्स पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रहता। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो पब्लिक डिपॉजिट्स एज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। और फैक्टरिंग, फैक्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स का फेवरेट है, लिख लेना साइड में, क्योंकि गेस्ट पेपर देखो एट द एंड ऑफ द डे 80 से 100 नंबर का बनाना पड़ता है, तो कुछ चीजें और रहती है तो वो लिख नहीं पाते हम लोग। फैक्टरिंग लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्टरिंग और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ठीक है ना। चलो बात करता हूं आगे, चलो बात करता हूं आगे, देखते हैं क्या चक्कर चल रहा है हमारा, है ना। XYZ manufacturing company faced challenges related to the following issues. The communication channel within the organization were not clearly defined, causing delays and misunderstandings. The workplace was disorganized for both employees and material resources, affecting the overall. अच्छा, was disorganized, ठीक है, समझ में आ गया हमें। विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल वॉज वायलेटेड। तो सबसे पहला बात, कम्युनिकेशन चैनल नहीं है क्लियर, मतलब स्केलर चेन गायब है, क्योंकि क्लियर कट पता नहीं है किसको क्या करना है, किसका सीनियर कौन, किसका जूनियर कौन, कुछ नहीं पता। तो स्केलर चेन को डिस्क्राइब करना है, खाली स्केलर चेन लिखकर आ जाओगे 0 मिलेगा, फिर मत बोलना सर गलत हो गया, 4 नंबर का क्वेश्चन है। द वर्कप्लेस वॉज डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर बोथ एम्प्लॉइज एंड मटीरियल रिसोर्सेज। हाँ, मतलब जो जहां होना चाहिए वो वहां नहीं था। मतलब कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग इन द राइट प्लेस एंड राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग। सही चीज सही समय पर सही जगह पर अवेलेबल हो, उसे ऑर्डर कहते हैं। पर यहां पे क्लियर कट है कि मटेरियल और एम्प्लॉइज दोनों सही टाइम पे सही जगह पे सही टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, तो गड़बड़ है ना, ऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो देखो ऊपर में डिसिप्लिन करके एक आंसर था, ऑर्डर से भी क्वेश्चन आ गया, स्केलर चेन से भी आ गया। इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा सकता हूं कि कभी कभी नंबर 1 को स्किप करना पड़ सकता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। जब कोई इमरजेंसी में आपको जो कम्युनिकेशन चैनल्स है उसको तोड़ के डायरेक्टली किसी सुपीरियर या जूनियर को अप्रोच करना पड़े तो। सर सही है सर। आ गया मैंने जो क्वेश्चन आपको कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस द इंटरप्ले बिटवीन प्लानिंग फेज एंड द यूज ऑफ दिस गोल इन कंट्रोलिंग फेज। सरल भाषा में प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच का रिलेशन बताया। तो प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज a mental exercise, controlling is an execution exercise. Planning provides standards, controlling provides feedback. तो ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब छोड़ ही नहीं सकते आप लोग। प्लानिंग में क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन होता है, कंट्रोलिंग में एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिसीजन होता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग और कंट्रोलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पर मैं बता देता हूं, लेकिन बनता नहीं है। हमेशा डिफरेंसेस लिखोगे तो बेसिस लिखोगे दोस्त, फिर मार्केटिंग का एक और सेलिंग का एक कॉलम आप क्रिएट करोगे। मार्केटिंग में आप डेफिनेशन लिख दो, समझ में आ गया। सेलिंग में अगेन डेफिनेशन लिखोगे। मार्केटिंग प्रोडक्ट बनने के पहले शुरू हो जाता है और प्रोडक्ट बिकने के बाद तक चलता है। सेलिंग प्रोडक्ट बिकने के साथ साथ ही खत्म हो जाता है। मार्केटिंग कस्टमर पे फोकस करता है, सेलिंग सेलर के नीड्स पर फोकस करता है। मार्केटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, सेलिंग एक छोटा सा हिस्सा है। सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। As packaging manager of a leading manufacturing company provides 4 specific features which you would take into consideration while designing the package for a smartphone। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पैकेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। पहला बात, पैकेज अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोगों का मन करे, नजर जाए। लॉस से कंप्लाई करें। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं, शार्क टैंक में एक प्रोडक्ट आया था, वो लेडी शायद छत्तीसगढ़ से आई थी, शी वाज ब्रिंगिंग अ गुड प्रोडक्ट, गुड कंपनी या ऐसा करके कोई प्रोडक्ट का नाम था, जिसमें वो क्या कर रही थी बेसिकली मैं बताता हूं। वो जो मेयो और ये सब स्प्रेड होता है ना, ब्रेड ब्रेड के लिए स्प्रेड होता है, वो सब स्प्रेड लेकर आई थी। और उस दिन विबा का जो फाउंडर था ना, वो भी था वहां पर। तो विबा का फाउंडर उस लेडी को पकड़ा और बोला कि मैडम जो एफएसएसएआई मार्क है ना, आपने बस छोटा सा इसमें बना रखा है, जबकि वो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है कि इस साइज का होना चाहिए। तो एक पैकेज को बहुत सारा लॉ फॉलो करना होता है। जैसे और बताएं, जब आप लोग एक पैकेज देखते हो आपको इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है। ये इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार कि जो इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा है वो इंग्रेडिएंट का नाम सबसे पहले लिखोगे आप। मान लो मैदा सबसे ज्यादा है तो रिफाइंड फ्लावर सबसे पहले लिखा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंपल्शन है दोस्त, मजाक नहीं चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था, मैं भूल गया। कन्वीनियंट टू यूज, कन्वीनियंट टू यूज मतलब पैकेज को इजीली पकड़ पाए, अट्रैक्टिव हो, लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, अननेसेसरी प्लास्टिक इन्वॉल्व ना करे, ड्यूरेबल हो, पैकेज टिके लंबा। सर समझ में आ गया। और एज अ मार्केटिंग मैनेजर explain any 4 objectives of advertisement you will familiarize a new sales team with during their training and orientation session। अरे भाई बोलो का कुछ भी चल रहा है, मैं सिंपल बता रहा हूं। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग किस लिए आता है, सबसे पहला सबके दिमाग में पहला पॉइंट क्या आता है, इंक्रीजिंग सेल्स, अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर बेस, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। क्या होता है और क्या रीजन हो सकता है, क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, चेंजिंग कस्टमर परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट अनहेल्दी लगता है, उसी प्रोडक्ट को हेल्दी लगवाएं, चेंजिंग कस्टमर परसेप्शन। सर समझ में आ गया हमें। दोस्तों ये थे सेक्शन बी के कुछ पॉइंट्स। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि मैं मॉर्निंग में एग्जाम वाले दिन पूरे सिलेबस का 2-2.25 घंटे में रिवीजन करवा दूंगा। एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये वाला जो पेपर है ये आप लोगों को केडिया क्लासेस के ऐप में
मिल जाएगा। सही है, डिस्कशन तो मैं अभी कर ही रहा हूं आपके साथ। सेक्शन सी, what are the 5 key points that highlight the significance of environmental scanning in guiding organizations to adapt to rapidly changing business environment? ये देखो यहां पर environmental scanning मतलब आपको इसमें किसके बारे में लिखना है? SWOT एनालिसिस के बारे में लिखना है। कैसे SWOT एनालिसिस हम लोगों को रैपिड चेंजेस के साथ कोप करने में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ पता करने में हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटीज पता करने में हेल्प करता है, हमें हमारे थ्रेट्स के बारे में बताता है, रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करे वो बताता है। रिक्रूटमेंट और सेलिंग के बीच में 3 डिफरेंस। अरे भैया, रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। Selecting is a process which involves filtering the candidates which suit the job. Recruitment is a positive process, selection is a negative process. Recruitment comes before selection, selection comes after recruitment. Question 11. As a finance manager for a growing tech startup, explain 3 advantages and 2 disadvantages of debt financing. क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। डेट फाइनेंसिंग का फायदा क्या है? पहला बात, ये कंपनी का कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि जिनसे डेट लेते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं आता, तो नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट हो जाता है। तो कंपनी का जो कंट्रोल होता है वो अनडिस्टर्ब्ड रहता है। दूसरा, जब आपके पास डेट का बेनिफिट हो तो एक एडवांटेज पैदा होता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। उस एडवांटेज का नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीबी गुप्ता वाली बुक में फर्स्ट पॉइंट यही है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और पीछे वाले पेज में 2 कंपनी ए और बी का एग्जांपल है, रट लेना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दूसरा एडवांटेज, डेट पे अगर आप ट्रेड करते हो तो। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिव, अगर आप डेट को सस्ते में रेस कर पाओ तो इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अच्छा, और डेट का डिसएडवांटेज क्या है? फिक्स्ड बर्डन, कंपनी के ऊपर एक फिक्स्ड बर्डन हो जाता है, आप लॉस भी करो तो भी आपको डेट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और साथ में कंपनी का असेट्स गिरवी हो जाता है, तो चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बता दिया आप यार। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, ये इजी क्वेश्चन है। 2 फीचर्स ऑफ अ प्लास्टिक मनी हैविंग एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी व्हिच इज इशूड बाय कमर्शियल बैंक टू इट्स कस्टमर्स। तो यार प्लास्टिक मनी क्या हुआ? क्रेडिट कार्ड। क्या हुआ बोलो, किसके बारे में बताना है आपको इसमें? क्रेडिट कार्ड वो प्लास्टिक मनी है जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। ओवरड्राफ्ट क्या, जितने आपके अकाउंट में नहीं है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और प्लास्टिक मनी, तो ये कौन सा क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें आप एक्सेस ड्रॉ कर सकते हो, इसमें आपको क्रेडिट स्कोर मिलता है, क्रेडिट पॉइंट्स मिलता है। ये एडवांटेजेस है इसके सर। आप पे लेटर, यू कैन पे लेटर, इसी से याद करो, मैंने कॉम्पिटेंसी में बताया था डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बीच का डिफरेंसेस भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और रीडिंग टाइम में आप लोग क्या बेवकूफी करते हो बताऊं? आप लोग ये बेवकूफी करते हो कि आप लोग सेक्शन ए जो कंपलसरी है वो पढ़ने लग जाते हो। टीचर कितने बार आपको बोल दिया है, भैया जहां ऑप्शंस आता है बी या सी में, जहां पे वो पढ़ा करो ना, पर्टिकुलरली सी। आप लोग ए पढ़ते हो जो कि आपको आता है, और मार्क्स अच्छा चाहिए तो करेक्ट पॉइंट्स लिखो और लेंदी लिखो, लेंदी आंसर्स लिखो। 2 लाइन लिखकर अगर फिर सोच रहे हो फुल मार्क्स आ जाएगा, पेपर अच्छा गया, तो फिर गधे हो आप। अंजुम is a first time investor wanting to invest 10 lakhs in long term capital appreciation. ठीक है, she is willing to take risk। मतलब हम लोग को उसको एडवाइस करना है, जिगरा भी है और पैसा ज्यादा भी कमाना है। बिना सोचे समझे क्या आंसर बोलेंगे उसको कि मैडम जाइए जाइए इक्विटी शेयर खरीद लीजिए, इससे आप कंपनी के ओनर बन जाओगे, आपको डिविडेंड मिलेगा, आपके पास प्रीएम्प्टिव राइट आएगा, कंपनी कभी भी नया शेयर इशू करेगा आपको पहले ऑफर होगा, हाईली लिक्विड है, आप जब चाहो बेच सकते हो शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का कितना तारीफ करें। और नेक्स्ट नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी पढ़ के जाना। मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आरटीजीएस का 3 बार क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया था। अब देखो, फंड सेटलमेंट इन बैचेस किसमें होता है? एनईएफटी में। आरटीजीएस में इमीडिएट सेटलमेंट होता है। एनईएफटी ये अवेलेबल 24/7 है,
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का मीडियम है, और मैक्सिमम आप 50,000 तक ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं है तो 50,000 से ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर सही है। Concept of marketing is customer centric, which aims to achieve long term business growth. Justify the statement by explaining any 5 objectives of marketing. Simple में पूछ लेता ना, marketing का number 1 objective है customer satisfaction, focuses on customer. Next objective है profitability. तीसरा service to society. मार्केटिंग इज एन कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट। ये बिजनेस मार्केटिंग सारे चीजों को, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, सबको एक साथ लेकर आता है। मार्केटिंग का गोल है क्रिएशन ऑफ डिमांड। सर समझ में आ गया। टीजे सेल्स, a popular electronic retailer, sold a batch of smartphones with malfunctioning batteries to its customers. The manufacturing company misinterpreted the product specification in its advertisement. On being approached by the grievance customers, TJ Sales refused to entertain any complaint from customers or replace or refund the products. Oh, 3 rights of the consumers which were violated. Sir clear cut है। पहला बात तो उनको इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, स्पेसिफिकेशन नहीं था, तो राइट टू इंफॉर्मेशन वायलेट हुआ। जब उन लोग कंप्लेन किया तो उनका बात नहीं सुना गया, राइट टू हर्ड वायलेट हुआ। और जब उन लोग इंसाफ माना कि रिप्लेस और रिफंड कर दो, तो वो भी नहीं हुआ, राइट टू सीक रिड्रेसल। क्या राइट्स थे? राइट टू बी हर्ड, मेरा बात सुना जाए। राइट टू रिड्रेसल, मेरे साथ गलत हुआ है तो मेरा प्रोडक्ट को रिप्लेस रिफंड कुछ तो किया जाए। राइट टू रिड्रेसल। राइट टू इंफॉर्मेशन, मुझे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन के बारे में पता चले। राइट टू सेफ्टी, मुझे सेफ प्रोडक्ट्स मिले। राइट टू चूज, कोई मुझे फोर्स ना करे एक ही प्रोडक्ट को पकड़ने में, मैं जहां से जो खरीदना चाहूं मैं खरीद सकूं। ऑब्वियसली ये सब का नाम बाद में राइट टू बी एश्योर्ड और ये सब हो गया था। खैर वो तो बहुत छोटा सा बात है। अब आ जाओ अमूल गर्ल के क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने पिक किया है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से। याद करो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ना एक अमूल का क्वेश्चन मिसिंग था, वो मैंने जानबूझ के स्किप कर दिया था क्योंकि यहां पर मुझको करवाना था। 74 या 75 के आसपास था वो वाला क्वेश्चन। चलो आओ। द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑफ अमूल include a combination of competitive and low cost pricing. Amul began with the vision to provide best quality. इतना गाना लिखा हुआ है, मुझे मतलब नहीं है, मेन बात पर आओ। एक्सप्लेन 2 इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो हमें बताओ, ये इन लोग पूछ रहे हैं। तो चलो अब मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूं, यहां पर सुनते चलो एवरीबॉडी, सुनते चलो बाबू लोग। सबसे पहले अगर हम लोग इंटरनल फैक्टर्स का बात करें दैट अफेक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, वो है भैया कॉस्ट। अरे मेरा खर्चा कितना लग रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और क्या इंटरनल फैक्टर हो सकता है बताइए? ऑनलाइन में इतने बच्चे हैं, पता करते हैं, बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और क्या इंटरनल फैक्टर हो सकता है? कोई तो होगा जो जवाब देगा। एक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो प्राइस को अफेक्ट करता है, और मैं नहीं बोलने वाला, आप लोग को बोलना पड़ेगा। एनीबॉडी? हाँ, वेरी गुड। इंटरनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है हम लोग प्रीमियम सेगमेंट को ही बेचेंगे तो वो लोग हाई प्राइस चार्ज करेगा, और कुछ है जो मासेस को बेचना है उसमें लो प्राइस चार्ज करेगा। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अमूल के मेजोरिटी प्रोडक्ट्स तो हम लोग तक पहुंचते भी नहीं है। हम लोग अमूल का वो डार्क चॉकलेट खाएं 40 या 50 रुपए वाला, सब कोई अमूल का हम लोग आइसक्रीम जानते हैं, पर आपको पता है अमूल का और भी बहुत सारा प्रीमियम प्रोडक्ट्स होता है जो सिलेक्टेड जगह ही मिलता है। ये यहां पर बोलना चाह रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव, ये हो गए इंटरनल फैक्टर्स। दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसमें देखो कंपटीशन। सबसे पहला है कंपटीशन, कि सिमिलर प्रोडक्ट के लिए मार्केट में क्या प्राइसेस चल रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर है कंज्यूमर्स एबिलिटी टू पे या कंज्यूमर इनकम।
कि कंज्यूमर इस प्रोडक्ट के लिए कितना पे करने को तैयार है, परचेजिंग पावर क्या है कंज्यूमर का। दो मैं बता दिया, एक आप लोग बताइए कोई ऑनलाइन वाले। मार्केट डिमांड, रिस्क्स, बिल्कुल मार्केट में रिस्क कितना है उस प्रोडक्ट को रिलेटेड, डिमांड इन द मार्केट, पॉपुलैरिटी, अगर प्रोडक्ट पॉपुलर है तो आप हाई प्राइस पे भी बेचोगे तो निकल जाता है। एप्पल, सर हमें बात तो सर समझ में आ रहा है आपका। तो फ्रेंड्स ये हमारा गेस्ट पेपर था जो कंप्लीट होता है। मेक श्योर आप लोग इसको देखें और अगर आपके किसी दोस्त का एग्जाम है तो उसके साथ शेयर करें। गुड लक।